ये बात सुनकर अंजलि बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने राजवीर के पैर पकड़ के कहा, प्लीज राजवीर, तुम जी कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन बस इस बार मुझे माफ कर दो। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और राजवीर ने उसे टेसी हंसी से कहा, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन दूसरा चांस क्या होता है ये मैं नहीं जानता। राजवीर रैनाप ने अस्मिता को इशारा किया और दो आदमी अंजलि के पास आए और उसे दोनों तरफ से पकड़ कर ले जाने लगे। अंजलि ने चिल्ला के कहा, प्लीज राजवीर। अंजलि गिड़गिड़ा रही थी लेकिन राजवीर तस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि की चीखों से उसे सुकून मिल रहा हो। कुछ ही देर में राजवीर के आदमियों ने अंजलि को पकड़कर एक छोटे से कमरे में डाल दिया। उस कमरे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और बीच में एक छोटा सा बेड लगा हुआ था। ये सब देखकर अंजलि का दिल दहल गया और हर वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। राजवीर के आदमियों ने अंजलि को जमीन पे पटक दिया और कहा, बॉस किसी भी वक्त आते ही होंगे। अंजलि कोने में सूपक के बैठ गई और हाथ जोड़कर बस यही कहे जा रही थी, प्लीज मुझे जाने दो। राजवीर के एक आदमी ने कहा, मैडम, हमें माफ कर दो लेकिन सर के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको पहले ही वार्न कर देते हैं कि सर आज बहुत ही गुस्से में है। अंजलि पहले ही घबरा रही थी और ये सुनकर वो और भी घबरा गई। पता नहीं अब क्या होने वाला था अंजलि के साथ। आधे घंटे बाद अंजलि कोने में बैठी हुई थी और रो रो कर उसकी आंखों के नीचे निशान पड़ गए थे जब राजवीर कमरे के अंदर आया। राजवीर की तेज कदमों की आहट से ही आज की बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने हाथ जोड़ के कहा, प्लीज राजवीर, तुम्हें हमें पुराने दिनों का वास्ता, प्लीज रुक जाओ। अंजलि राजवीर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी जब राजवीर ने हेते हुए कहा, कौन से पुराने दिन, कहीं तुम उन पुराने दिनों की बात तो माही कर रही जब मैं तुमसे प्यार करने का दिखावा किया करता था। राजवीर आजकी का मजाक बनाकर नीचे झुका और अंजलि के सामने बैठ गया। अंजलि बहुत डरी हुई लग रही थी और राजवीर ने उसके सर पे हाथ फेर के कहा, मुझे इस वक्त तुम और बहुत दया आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, जो मेरे साथ धोखा करता है मैं उसको कभी माफ नहीं कर पाता। अनोखों में आंसू लिए अंजलि राजवीर को देख रही थी जब राजवीर ने अंजलि के आंसू पूछे और एक्टिंग करते हुए कहा, वैसे मुझे ये तक बताओ कि तुम में इतनी हिम्मत आई कैसे। अंजलि अपनी नजरें झुकाने लगी। अंजलि जानती थी कि राजवीर उसे तबाह करके ही रहेगा आज रात, लेकिन वो दिव्या को बचाना चाहती थी। राजवीर ने फिर से एक्टिंग करते हुए प्यार से पूछा, बोलो ना मेरी धर्मपत्नी, तुम में इतनी हिम्मत आई कैसे? किसी ने साथ दिया था क्या तुम्हारा? राजवीर आजकी के इमोशंस के साथ खेल रहा था और अंजलि इतनी भोली थी कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। अंजलि ने डरते हुए नजरें नीचे कर ली और कहा, मैंने खुद सोचा भागने का, किसी ने मुझे नहीं भगाया। झूठ सुनकर राजवीर होने दंत कुलमुलाने लगा और उसने फिर से पूछा, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ अंजलि, सच सच बताओ कि तुमने भागने का सोचा कैसे? अंजलि ने डरते हुए कहा, किसी ने नहीं। ये शब्द अंजलि के मुंह से निकले ही थे कि राजवीर ने उसे उल्टे हाथ का थप्पड़ मार दिया। अंजलि का पूरा सर घूम गया और उसके होठों से खून आने लगा। राजवीर ने अंजलि का बाल पकड़ के गुस्से में कहा, पहले मुझे लगा कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हें सबक सिखाना का वक्त आ गया। बहुत झूठ बोलना आ रहा है न तुम्हें, तुम्हारा आज सकता खुमार निकलता हूं मैं। अंजलि बस सिसकारियां लेते हुए रोती ही रह गई और राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेहरमी से खड़ा किया और कहा, चलो तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेकर चलता हूँ, जहाँ जाते ही तुम्हारी तबीयत एकदम खुश हो जाएगी। राजवीर अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घसीटकर 10 मिनट में लेकर गया। अंजलि ने झटपटाते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो ऋषभ, मुझे छोड़ो मेरा हाथ। अंजलि झटपटा रही थी लेकिन राजवीर नहीं रुका और उसे एक कमरे में ले गया और कहा, यही था न वो जिसने तुम्हारी मदद की थी। अंजलि ने नजरें उठा के देखा और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। दिव्या हथकड़ी से बंधी हुई थी और उसकी बहुत ही हरी हालत थी। अंजलि ने दुखी होते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। अंजलि की आंखों में पछतावे कर आंसू थे और दिव्या ने दर्द में कहा, राजवीर बहुत बड़ा जानवर है, यहाँ से भाग जाओ अंजलि, नहीं तो ये राजवीर तुम्हें बर्बाद कर देगा। अंजलि अपना सर झुका के रो राजी थी और राजवीर दिव्या के पास गया और साइड में पड़ा हुआ डंडा उठाकर राजवीर ने दिव्या की कमर पे मारा। दिव्या की चीखें निकल गई और राजवीर ने उससे कहा, मैं कितना बड़ा जानवर हूँ ये तुमने अभी देखा नहीं। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। ये कहकर राजवीर ने दिव्या को डंडा मारना शुरू कर दिया और दिव्या चीख रही थी दर्द में,
तड़प रही थी और ये सब देखकर अंजलि बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने अपने घुटने पे बैठ के कहा, प्लीज राजबीर रुक जाओ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज ये दरिंगी बंद करो। राजबीर रुक गया और उसने टेडी हंसी से कहा, जो मैं कहूँगा वो करूंगी। अंजलि डरते हुआ हाँ में सर हिला रही थी और राजबीर ने उससे कहा, कपड़े उतारो अपने, आज तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पति होता क्या है। अब कौन सी दरिंदगी की सीमा पार करने वाला है राजबीर। ... अंजलि बहुत ज्यादा शॉक हो गई राजबीर की बात सहन कर और उसने कहा, तुम ये क्या कह रहे ही राजबीर। राजबीर ने अंजलि की तरफ देखकर कहा, वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना और मुझे इरिटेट मत करो और जितना कह रहा हूँ उतना करो। अंजलि ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे अपने कपड़े। राजबीर ने अंजलि को घूर कर देखा और अंजलि की सिटी पिटी वही गुल हो गई। अंजलि ने न चाहते हुए भी रोते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए और दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो। अगर तुम होने लिए नहीं लड़ूंगी तो कोई नहीं लड़ पाएगा। दिव्या अंजलि का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी और राजबीर ने दिव्या को देख के कहा, अपने आप को ज्यादा झांसी की रानी मत समझो, नहीं तो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। अगर अपनी रिहाई चाहिए तो मुंह बंद करके सब कुछ सुनती रहो। दिव्या घबरा कर चुप हो गई और अंजलि रोते हुए अपने कपड़े उतराने लगी। अंजलि ने अपने तन का एक एक कपड़ा उतार के फेंक डाला और राजबीर के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो गई, नजरें उतारकर। राजबीर के होठों पे मुस्कुराहट आ गई अंजलि को देखकर और उसने कहा, ये हुई ना कुछ बात। राजबीर अंजलि की तरफ बढ़ा और उसने कहा, आज से और अभी से ये बात गांठ बांध लो कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम होनी आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहोगी और तुम्हारी तबाही ही मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। ये कहकर राजबीर ने आयना के होठों पे अपने होठ रख दिए और उसे चूमने कहा। अंजलि बस एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी और राजबीर बस उसके साथ अपनी मनमानी कर रहा था। उसके अंजलि के पूरे शरीर को चूमना शुरू कर दिया और उस पे अपने निशान बनाता रहा। दिव्या ने ये सब देखकर होनी नजरें फेर ली और राजबीर ने अंजलि को धक्का देकर जमीन पे लिटा दिया और उसके साथ अपनी मनमानी करने लगा। राजबीर ने अंजलि का शरीर को जी भर के नोचा और रात भर बस यही करता रहा। अंजलि बस दर्द में तड़पती रही। अगली सुबह अंजलि जमीन पे पड़ी हुई थी और दिव्या ने उसे देख के कहा, पता नहीं इस बेचारी की किस्मत में क्या लिखा है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी राजबीर से प्यार करने की। पता नहीं ये प्यार इसे अब कैसे कैसे दिन दिखाएगा। दिव्या अंजलि पे तरस खा रही थी और कुछ ही देर में अंजलि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अंजलि उठने को कोशिश ही कर रही थी लेकिन उसका पूरा शरीर बहुत ही दर्द कर रहा था। अंजलि तड़प रही थी जब दिव्या ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अंजलि हारो मत, अपने कपड़े पहनो नहीं तो किसी भी वॉट राजबीर के आदमी यहाँ आ जाएंगे। हे सुनकर आज की घबरा गई और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हालत में देखे। अंजलि जैसे तैसे तड़पते हुए खड़ी हुई और उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिया। अंजलि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी तो दीवार के सहारे से खड़ी हो गई। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कहाँ है राजबीर। अंजलि बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और दिव्या ने कहा, पता नहीं कहाँ है वो, खुशियां मनाओ कि वो यहाँ और नहीं है, नहीं तो पता नहीं अलनी हैवानियत का कौन सा नमूना दिखाता इस बार। अंजलि दीवार पे अपना सर रखे हुए बस रोए जा रही थी और उसने कहा, मेरी जिंदगी ये क्या से क्या हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिव्या ने अंजलि के हौसले को बढ़ाने के लिए कहा, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, अभी तो तुम्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। राजबीर को दिखाना है कि तुम कोई अबला नहीं हो। दिव्या असहाय थी लेकिन भी अंजलि का हौसला बढ़ा रही थी। अंजलि ने उसे देख के कहा, तुम खुद यहाँ कैद हो लेकिन अपने बारे में न सोचकर मेरे बारे में क्यों सोच रही हो। दिव्या ने कहा, राजबीर आज नहीं तो कल मुझे छोड़ ही देगा क्योंकि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही गंदा सोच रहा है। अंजलि ने रोते हुए कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं लड़ सकती राजबीर से। मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी ये दिल है कि उसकी तरफ ही जाता है। अंजलि अपने ही जज्बातों के भंवर में उलझी हुई थी। दिव्या ने अंजलि से कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ लेकिन तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। कुछ ऐसा करो कि राजबीर मजबूर हो जाए और अपना बदला छोड़ दे। तुम औरत हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मर्द के दिल तक कैसे पहुँचना है। अंजलि ने दुख भरी हंसी से कहा, मैं बचपन से लेकर अब तक उसके दिल में जगह नहीं बना पाई तो अब तो क्या ही कर लूंगी। दिव्या ने कहा, राजबीर तुमसे प्यार करता है।
अंजलि ने हंसते हुए कहा, प्यार नहीं नफरत करता है वो मुझसे। दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, तो पागल लड़की, उसको अपने प्यार में फंसाओ। कैसे उसने तुम्हें अपने प्यार में फंसाया तजा, वैसे ही तुम भी उसे अपने प्यार में फंसाकर बर्बाद कर दो। अंजलि ने हैरानी से दिव्या को देख और कहा, क्या मैं ये कर सकती हूँ? दिव्या ने सीरियस होकर कहा, औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें बस हिम्मत से काम लेना है और राजबीर को उसी के खेल में हराना है। अंजलि सोच में पड़ गई और दिव्या ने उसके दिल में जोश भर के कहा, सोचो मत बल्कि कुछ करके दिखाओ। राजबीर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितने आंसू दिए हैं। अब तुम्हारी बारी है हिसाब चुकता करने की। दिव्या की बातों से अंजलि के दिल में जुनून सवार हो गया और उसने आंखों में आंसू और गुस्सा भर के कहा, मैं राजबीर को बर्बाद कर दूंगी। आज से एक नई कहानी लिखी जाएगी जिसका विलन राजबीर नहीं मैं होगी। प्यार गया भाड़ में, अब सिर्फ बदला होगा। क्या अंजलि अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगी? क्या अंजलि अपने आंसू का हिसाब राजबीर से ले पाएंगी? ... ये बात सुनकर अंजलि बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने राजबीर के पैर पकड़ के कहा, प्लीज राजबीर, तुम जी कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन बस इस बार मुझे माफ कर दो। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और राजबीर ने उसे टेसी हंसी से कहा, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन दूसरा चांस क्या होता है ये मैं नहीं जानता। राजबीर ऐनाप ने अस्मिता को इशारा किया और दो आदमी अंजलि के पास आए और उसे दोनों तरफ से पकड़ कर ले जाने लगे। अंजलि ने चिल्ला के कहा, प्लीज राजबीर। अंजलि गिड़गिड़ा रही थी लेकिन राजबीर तस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि की चीखों से उसे सुकून मिल रहा हो। कुछ ही देर में राजबीर के आदमियों ने अंजलि को पकड़कर एक छोटे से कमरे में डाल दिया। उस कमरे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और बीच में एक छोटा सा बेड लगा हुआ था। ये सब देखकर अंजलि का दिल दहल गया और हर वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। राजबीर के आदमियों ने अंजलि को जमीन पे पटक दिया और कहा, बॉस किसी भी वक्त आते ही होंगे। अंजलि कोने में सूपक के बैठ गई और हाथ जोड़कर बस यही कहे जा रही थी, प्लीज मुझे जाने दो। राजबीर के एक आदमी ने कहा, मैडम हमें माफ कर दो, लेकिन सर के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको पहले ही वार्न कर देते हैं कि सर आज बहुत ही गुस्से में है। अंजलि पहले ही घबरा रही थी और ये सुनकर वो और भी घबरा गई। पता नहीं अब क्या होने वाला था अंजलि के साथ। आधे घंटे बाद अंजलि कोने में बैठी हुई थी और रो रो कर उसकी आंखों के नीचे निशान पड़ गए थे जब राजबीर कमरे के अंदर आया। राजबीर की तेज कदमों की आहट से ही आज की बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने हाथ जोड़ के कहा, प्लीज राजबीर, तुम्हें हमें पुराने दिनों का वास्ता, प्लीज रुक जाओ। अंजलि राजबीर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी जब राजबीर ने हेते हुए कहा, कौन से पुराने दिन? कहीं तुम उन पुराने दिनों की बात तो माही कर रही जब मैं तुमसे प्यार करने का दिखावा किया करता था। राजबीर आजकी का मजाक बनाकर नीचे झुका और अंजलि के सामने बैठ गया। अंजलि बहुत डरी हुई लग रही थी और राजबीर ने उसके सर पे हाथ फेर के कहा, मुझे इस वक्त तुम और बहुत दया आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं? जो मेरे साथ धोखा करता है मैं उसको कभी माफ नहीं कर पाता। अनोखों में आंसू लिए अंजलि राजबीर को देख रही थी जब राजबीर ने अंजलि के आंसू पूछे और एक्टिंग करते हुए कहा, वैसे मुझे ये तक बताओ कि तुम में इतनी हिम्मत आई कैसे? अंजलि अपनी नजरें झुकाने लगी। अंजलि जानती थी कि राजबीर उसे तबाह करके ही रहेगा आज रात, लेकिन वो दिव्या को बचाना चाहती थी। राजबीर ने फिर से एक्टिंग करते हुए प्यार से पूछा, बोलो ना मेरी धर्मपत्नी, तुम में इतनी हिम्मत आई कैसे? किसी ने साथ दिया था क्या तुम्हारा? राजबीर आजकी के इमोशंस के साथ खेल रहा था और अंजलि इतनी भोली थी कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। अंजलि ने डरते हुए नजरें नीचे कर ली और कहा, मैंने खुद सोचा भागने का, किसी ने मुझे नहीं भगाया। झूठ सुनकर राजबीर होने दंत कुलमुलाने लगा और उसने फिर से पूछा, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ अंजलि, सच सच बताओ कि तुमने भागने का सोचा कैसे? अंजलि ने डरते हुए कहा, किसी ने नहीं। ये शब्द अंजलि के मुंह से निकले ही थे कि राजबीर ने उसे उल्टे हाथ का थप्पड़ मार दिया। अंजलि का पूरा सर घूम गया और उसके होठों से खून आने लगा। राजबीर ने अंजलि का बाल पकड़ के गुस्से में कहा, पहले मुझे लगा कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हें सबक सिखाना का वक्त आ गया। बहुत झूठ बोलना आ रहा है न तुम्हें, तुम्हारा आज सकता खुमार निकलता हूं मैं। अंजलि बस सिसकारियां लेते हुए रोती ही रह गई और राजबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेहरमी से खड़ा किया और कहा, चलो तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेकर चलता हूँ, जहाँ जाते ही तुम्हारी तबीयत एकदम खुश हो जाएगी। राजबीर अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घसीटकर 10 मिनट में लेकर गया।
अंजलि ने झटपटाते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो ऋषभ, मुझे छोड़ो मेरा हाथ। अंजलि झटपटा रही थी लेकिन राजबीर नहीं रुका और उसे एक कमरे में ले गया और कहा, यही था ना वो जिसने तुम्हारी मदद की थी। अंजलि ने नजरें उठा के देखा और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। दिव्या हथकड़ी से बंधी हुई थी और उसकी बहुत ही हरी हालत थी। अंजलि ने दुखी होते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। अंजलि की आंखों में पछतावे कर आंसू थे और दिव्या ने दर्द में कहा, राजबीर बहुत बड़ा जानवर है, यहाँ से भाग जाओ अंजलि, नहीं तो ये राजबीर तुम्हें बर्बाद कर देगा। अंजलि अपना सर झुका के रो राजी थी और राजबीर दिव्या के पास गया और साइड में पड़ा हुआ डंडा उठाकर राजबीर ने दिव्या की कमर पे मारा। दिव्या की चीखें निकल गई और राजबीर ने उससे कहा, मैं कितना बड़ा जानवर हूँ ये तुमने अभी देखा नहीं, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। ये कहकर राजबीर ने दिव्या को डंडा मारना शुरू कर दिया और दिव्या चीख रही थी, दर्द में तड़प रही थी और ये सब देखकर अंजलि बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने अपने घुटने पे बैठ के कहा, प्लीज राजबीर रुक जाओ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज ये दरिंगी बंद करो। राजबीर रुक गया और उसने टेडी हंसी से कहा, जो मैं कहूँगा वो करूंगी। अंजलि डरते हुआ हाँ में सर हिला रही थी और राजबीर ने उससे कहा, कपड़े उतारो अपने, आज तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पति होता क्या है। अब कौन सी दरिंदगी की सीमा पार करने वाला है राजबीर। ... इशिका राठौर मेंशन से बाहर निकल गई और न तो उसे गार्ड ने रुका और न ही किसी नौकर ने। बाहर निकलते हैं इशिका ने चैन की सांस ली और शुक्र मना के कहा, मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, कोई भी आदमी मुझे कैद नहीं कर सकता। इशिका को बहुत भरोसा था कि अब इस कैद में वो दोबारा नहीं आएंगी। इशिका ने चलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसे हाथ करके एक ऑटो को रोका और कहा, भैया मुझे शांता देवी कॉलेज ले चलो। इशिका ऑटो में बैठ गई और कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी। इशिका ने चैन की सांस ली और कहा, अब मुझे बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि करण राठौर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं माँ को भी कुछ नहीं बता सकती, वो बेचारी परेशान हो जाएगी, इसलिए ये सब मुझे खुद ही हैंडल करना है। इशिका ने अपने दिमाग में सब कुछ सेट कर लिया था कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। कुछ ही देर में इशिका शांता देवी कॉलेज के सामने आकर रुकी। इशिका ऑटो से नीचे उतरी और भैया को पैसे दे ही रही थी कि पीछे से उसे एक आवाज आई, इशिका। इशिका तुरंत ही पीछे मुड़ी और अपनी दोस्त नैना को देखकर उसकी जान में जान आई। इशिका की आंखों में आंसू आ गए और फटाफट नैना से जाकर गले लग गई और रोने लगी। नैना इशिका की ऐसी हालत देखकर हैरान थी। उसने इशिका की कमर मसली और कहा, कुछ बताएगी भी, हुआ क्या है? उस रात पार्टी के बाद मैंने तुझे कितनी कॉल करी लेकिन तू तो जैसे कि गायब ही हो गई। इशिका ने नैना की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिलक बिलक कर रो रही थी। नैना ने इशिका के कंधे पे हाथ रखा और अपने से दूर करके कहा, मुझे कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इशिका ने रोते हुए कहा, उस रात के बाद से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल लगा। मैं एक ऐसी आदमी से मिली जो मुझे अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। ये सुनकर नैना शॉक हो गई और इतने में वो कुछ पूछ पाती पीछे से शनाया आ गई और उसने इशिका के कंधे पे हाथ रख के कहा, यार तू कहा थी मैंने तुझे कितने कॉल किए? शनाया बहुत ही तेज थी, इशिका की जिंदगी खराब करने वाली वही थी और अब भोले बनने का नाटक कर रही थी। शनाया ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, इशिका सब ठीक तो है ना? इशिका ने रोते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। नैना और शनाया हैरानी से इशिका को देख रही थी और इशिका ने शुरुआत से लेकर अंत तक उसको सारी कहानी बताई। नैना और शनाया की आंखें तो फटी की फटी रह गई। शनाया ने हैरानी से कहा, कहीं तू उस करण राठौर की बात तो नहीं कर रही है न, जो टॉप बिजनेसमैन है और इतना हैंडसम है कि लड़कियां उसे देखते ही अपने होश खो बैठती है? इशिका ने हाँ में सर हिलाया और शनाया का मुंह बन गया और उसने मन में कहा, इस लड़की को क्यों हमेशा सबसे अच्छी चीज मिलती है? करण राठौर मुझे कितना पसंद है लेकिन वो भी इस इशिका के पीछे पागल है। ऐसा क्या है इस लड़की के अंदर जो सब इसी को ही चाह रहे हैं? शनाया बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और इशिका ने उससे कहा, वो करण होगा बहुत हैंडसम लेकिन मुझे नफरत है उस आदमी से, मैं उसकी शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहूंगी, उसने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया है। इशिका फिर से रोने लगी और नैना ने उसके आंसू पूछ के कहा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, हम है न तेरे साथ, लेकिन ये बता कि उस रात किसी के हाथ से तूने कोई ड्रिंक ली थी जिससे तुझे नशा हो गया था, जिसकी वजह से करण के साथ तू बहक गई?
इशिका सोचने की कोशिश ही कर रही थी और शनाया पसीना पसीना हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी कोई भी साजिश सामने आए। शनाया घबरा रही थी जब इशिका ने अपने माथे पर हाथ रख के कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस रात की यादें सब धुंधली है और वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात है। मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। नैना कुछ कहने ही वाली थी कि शनाया ने कहा, हमें फिजूल की बातों पर ध्यान न देकर ये सोचना चाहिए कि इशिका को करण से कैसे आज़ाद करे। इशिका ने नैना के हाथ पकड़ लिए और कहा, तू तो बहुत अमीर है न, प्लीज़ अपने पापा की मदद से मेरी जिंदगी को संवार दे। नैना ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं पापा से बात करती हूँ, लेकिन अभी तू आराम से कॉलेज चल और क्लासेज अटेंड कर। नैना इशिका को समझा बुझा कर उसे अपने साथ ले गई और शनाया भी उनके साथ क्लासेज अटेंड करने लग गई। 4 घंटे बाद देखते ही देखते पूरा दिन ऐसे ही बीत गया और इशिका ने अपने दोस्तों के साथ एक के बाद एक क्लासेज अटेंड करी, लेकिन उसके दिल में अभी भी करण की दहशत बनी हुई थी। सारी क्लासेज खत्म होने के बाद इशिका अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम से बाहर निकली ही थी कि एक नमन नाम के लड़के ने उसे पुकारा। इशिका। नमन कॉलेज का सबसे सिंसियर और हैंडसम लड़का है जो इशिका को बेहद पसंद करता है। इशिका के कॉलेज न आने से वो कुछ परेशान सा था। नमन की आवाज़ सुनकर इशिका पीछे मुड़ी और नमन ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आई और तुम तो कभी छुट्टी भी नहीं करती। नमन को इशिका की परवाह करते हुए देख शनाया बहुत जल रही थी और चीड़ के मारे अपने हाथ कभी खोल रही थी तो कभी बंद कर रही थी। इशिका ने अपनी चिंता छुपाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो घर में कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। नमन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अच्छा वो मुझे तुमसे पूछना था कि 2 हफ्ते बाद बॉल पार्टी है कॉलेज में, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बन के चलोगी? वो लड़कियों के बिना पार्टी में एंट्री नहीं है और मैं तुम्हारे साथ पार्टी अटेंड करना चाहता हूँ। शनाया का चीड़ के मारे मुंह लाल हो गया और नैना ने इशिका को छेड़ते हुए कहा, हाँ, नमन इतना बेताब हो रहा है जानने के लिए, बता दे उसे। नमन बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और उसके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान आ रही थी। इशिका ने नैना को आंखें दिखाई चुप रहने के लिए, लेकिन नैना चुप नहीं हुई और उसने नमन को देखकर कहा, इशिका जरूर चलेगी तेरे साथ, लेकिन अभी हमें कोई काम है तो हमें चलते हैं। नैना ने इशिका को बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसके हाथ पकड़कर कॉलेज से बाहर ले गई और शनाया भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। इशिका ने नैना से अपना हाथ छोड़वा के कहा, मैं इतनी परेशानी में हूँ और तूने बॉल पार्टी के लिए हाँ कर दी। नैना ने हंसते हुए कहा, मेरी जान, चिंता छोड़ दे, तू मेरे साथ मेरे घर चल रही है और मेरे पापा सब संभल लगे। और नमन तुझ कितना पसंद करता है, तुझ कितनी उम्मीदों से देख रहा था, मुझे उसको मना करना अच्छा नहीं लगा। इशिका ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, अभी बस मुझे उस करण राठौर से छुटकारा दिला बस। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं ना, वरी नॉट। इशिका को अपनी दोस्त नैना पर पूरा भरोसा था। उन दोनों ने शनाया को बाय किया और नैना की गाड़ी में बैठकर चली गई। शनाया ने उन्हें झूठे मन से बाय किया और उनके जाते हुए चीड़ वाले भाव से कहा, इशिका तुझे बहुत अच्छा लगता है न जब लड़के तेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो अब देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। शनाया के होठों पे हंसी आ गई और उसने एक नंबर मिलाया। क्या शनाया की साजिश इशिका की जिंदगी में गिरहन लगा देगी? शाम 6 बजे इशिका नैना के साथ उसके घर आई। नैना का मेंशन बहुत बड़ा था कर उसके पापा भी जाने माने बिजनेसमैन थे, अशोक महरा। नैना एक लौटी बेटी थी और उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। नैना इशिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गई और उसके आराम से सोफे पे बिठाकर पानी का गिलास दिया। इशिका ने कहा, मेरी माँ घर में अकेली है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं करण वहां न पहुंच जाए और उन्हें परेशान न करे। नैना ने इशिका को दिलासा देते हुए कहा, बस पापा आते ही होंगे, वो देख लगे उस करण राठौर को। इशिका बेसब्री से अशोक का इंतजार कर रही थी और आखिरकार अशोक घर आ ही गया। अशोक के आते ही नैना अपन पापा से जाकर गले लग गई और उसने कहा, पापा, इशिका की मदद कर दो। अशोक ने नैना के बाल सहला के कहा, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मुझे बता कि हुआ क्या है। इशिका अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने कहा, अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अशोक इशिका के पास आया और उसने कहा, बेटा तू बैठ और बात की, आखिर हुआ क्या है। इशिका और अशोक आमने सामने बैठ गया और अशोक के साथ नैना। इशिका ने सहम कर डरते हुए कहा, करण राठौर जो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो मेरी जिंदगी तबाह करना चाहता है, खिलौना समझता है वो मुझे अपना। ये नाम सुनते ही अशोक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और इशिका ने शुरुआत से लेकर अंत तक की उसे सारी बात बताई।
इशिका की बात खत्म होते ही अशोक घबराते हुए अपनी जगह से उठ गया और उसने जल्दबाजी में कहा, बाहर निकल मेरे घर से। ये सुनकर इशिका हैरान रह गई और नैना ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? अशोक ने नैना की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुझे पता भी है कि तू क्या बला घर ले आई है? करण राठौर तुझे और मुझे हम सबको बर्बाद कर देगा। इस लड़की को इस घर से जाना होगा, नहीं तो करण मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अशोक ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर घर से बाहर ले जाने लगा। इशिका ने रोते हुए कहा, अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। इशिका रो रही थी और नैना ने भी अपने पापा से कहा, पापा, मेरी दोस्त है, ये कर रहे हैं आप? अशोक रुक गया और उसने चिल्लाकर कहा, तेरी दोस्त के चक्कर में वो करण मेरी कब्र खोद देगा। करण राठौर राक्षस है और तबाही का दूसरा नाम। अशोक बोल ही रहा था कि इतने में एक भारी आवाज आई, मुझे पहचानता भी है और फिर भी तूने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की। ये आवाज सुनकर इशिका चौंक गई और वो जैसे ही पीछे मुड़ी उसकी सांसें अटक गई। करण को देख, करण टैशन में चलता आ रहा था और उसके आदमी उसके पीछे चल रहे थे। करण को देखकर साफ पता चला रहा था कि कोई रॉयल आदमी आ रहा है। करण की आंखों में गुस्सा था और चेहरे पे झूठी हंसी। सब देखते ही रह गए और करण राजा की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। करण का एक हाथ जेब में था और उसने इशिका को देखकर टेडी हंसी से कहा, मैंने कहा था कि मेंशन से बाहर मत निकलना, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करण की आंखें लाल हो गई थी। ये पहली बार था कि किसी ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की है। इशिका कांप रही थी और घबराहट में कहने लगी, वो मैं। इशिका ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी कि अशोक ने उसे करण की तरफ धक्का दिया और कहा, राठौर साहब, इस लड़की को ले जाइए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अशोक ने इशिका को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिरने ही वाली थी, लेकिन करण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हें क्या लगा कि कोई तुम्हें मुझसे बचा पाएगा? लेकिन मेरी भोली किटेन, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो पाए। इशिका करण की आंखों से ही डर रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जब नैना ने एक कदम बढ़ा के कहा, जाने दो मेरी दोस्त को, वरना। अशोक ने नैना का हाथ के कहा, चुप हो जा, नहीं तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेंगी। करण ने अशोक की तरफ देखा और कहा, अपनी बेटी पे लगाम लगाओ, नहीं तो उसका वो हाल करूंगा कि तुम्हें अफसोस होगा कि ये लड़की तुम्हारी बेटी है। अशोक ने अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रख दिया और करण से कहा, मेरी बेटी को माफ कर दो और आपको इशिका को जहां ले जाना है ले जा सकते हो। करण ने इशिका को अपनी बाहों में भर लिया और सबके सामने उसके गले को चूम के कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि बगावत मत करना, फिर तुमने क्यों मुझे गुस्सा दिलाया? करण के हाथ इशिका की कमर को सहला रहे थे और इशिका को धड़कने बहुत तेज चल रही थी। उसके मुंह से शब्द निकलने को तैयार ही नहीं थे। इशिका के गले को चूमते चूमते करण ने अचानक से उसका गला पकड़ लिया। इशिका चौंक गई और झटपटाने लगी, लेकिन करण इतने गुस्से में था कि उसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। करण ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा है न तुमने? अब देखो तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं तो तुम्हें अपने दिल की रानी बना रहा था, लेकिन तुम्हें तो आज़ादी का मजा चखना है, तो फिर भुगतो। करण ने इशिका का गला दबाते दबाते उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया और इशिका की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। इशिका के साथ होने वाली ये बदसलूकी सब देख रहे थे, लेकिन किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अशोक नैना के मुंह पर हाथ रखकर उसे घसीटकर कमरे के अंदर लेकर गया और बाहर से कमरा लॉक कर दिया। बेचारी नैना चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। करण ने अपना सारा गुस्सा अपनी किस में निकल दिया और फिर जब मन भर गया तो इशिका के होठों से अपने होठ हटा के कहा, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना? अब देखो तुम्हारे पैरों पे ऐसी बेड़ियां बंध दूंगा कि आज़ादी के ख्याल से भी रूह कांपेगी तुम्हारी। इशिका गहरी सांसें ले रही थी। उसे नफरत करनी चाहिए थी करण के चूमने से, लेकिन नफरत की जगह करण तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। इशिका ने रोते हुए कहा, जाने क्यों नहीं देते तुम मुझे? करण ने हल्की मुस्कान से कहा, जाने कैसे दूं तुम्हें? दिल आ गया है तुम पर, और क्यों ये अबला बनने का नाटक कर रही हो, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे छूने से तुम्हारा बदन बहक जाता है। इशिका ने अपनी नजरें चुरा ली। ये बात कड़वी जरूर थी, लेकिन सच थी। इशिका खुद हैरान थी कि करण में ऐसा क्या है जो उसे बहका देता है। करण ने इशिका का हाथ पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और कहा, तुमने मुझे बगावत की है न डॉल, तो अब गुड गर्ल की तरह पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी। माय किटन लेट्स गो टू हेल। ये सुनते ही इशिका की रूह कांप गई। क्या होने वाली है करण की पनिशमेंट? ...
सुबह से रात हो गई थी और इशिका अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका दिल घबरा रहा था कि अब करण क्या करने वाला है। इशिका अपने सर पर हाथ रखकर बैठी थी जब उसने कमरे में एक नौकरानी आई। नौकरानी के हाथ में एक पैकेट था और उसने वो पैकेट बेड पर रख दिया और कहा, करण साहब ने कहा है कि आप इस ड्रेस में तैयार रहना और अगर को भी गलती हुई तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो नौकरानी चली गई और इशिका की धड़कनें बढ़ गई। इशिका ने जल्दी से बेड पे से पैकेट उठाया और उसे जैसे ही उसने खोल के देखा उसकी सांसें अटक गई। उस पैकेट में एक ब्लू रंग की ट्रांसपेरेंट लिंगेरी थी जो बहुत ही हॉट थी, लेकिन एक संस्कारी लड़की उस तरह की ड्रेस कभी नहीं पहनेगी। इशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी करण। इशिका करण से नफरत करती थी क्योंकि उसकी वजह से वो बस एक खिलौना बनके रह गई थी। इशिका ने नफरत से कहा, तुम्हें जितना मेरे साथ बुरा करना है कर लो करण, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे सामने घुटनों पे होंगे और मुझसे माफी मांगोगे। इशिका ने अपनी किस्मत के सामने हार मान ली और चुपचाप रोते हुए वो ड्रेस पहन ली। 1 घंटे बाद इशिका चादर लपेटी हुए बेड पे बैठी हुई थी जब एकदम से दरवाज़ा खोला और करण अंदर आया। करण अपनी ब्लैक शर्ट पे बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था और न चाहे हुए भी उसे देखकर इशिका की धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगी। करण के चेहरे पे एक अलग सी ही हंसी, लेकिन इशिका को देखते हुए उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसने हल्के से गुस्से से कहा, इतनी सुंदर ड्रेस के ऊपर चादर क्यों लपेट रखी है, रिमूव इट। इशिका ने गहरी सांस ली और बेड से खड़े होकर अपने ऊपर से चादर हटा दी और नजरें झुकाकर खड़ी रही। इशिका बहुत ही ज्यादा हॉट और टेम्पटिंग लग रही थी। उसे देखते ही करण बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया और उसने अपने कदम बढ़ा के कहा, सच में भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। तुम तो वो हुसैन की परी हो कि एक बार आसमान में देख लो तो बिजलियां गिरा दो। इशिका घबराहट के मारे अपने हाथ मसल रही थी और करण उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और उसके पेट को हाथ लगा के कहा, ऐसा लग रहा है कि किसी माखन को हाथ लगा रहा हूं मैं। करण इशिका के बदन को छुए जा रहा था। करण का छूना इशिका से बर्बाद नहीं हो रहा था और उसने धीरे आवाज में कहा, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, जल्दी से मेरे कपड़े उतारो और कर लो मेरे मन की। ये बात करण के ईगो पर लग गई। उसने पीछे से इशिका की कमर पर हाथ लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कानों पर काटते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े कब उतारने हैं उसका फैसला मैं करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर करण ने इशिका को बेड पर धक्का दे दिया और उसने ऊपर आकर उसकी स्ट्रप के साथ खेलने लगा और साथ के साथ उसकी गर्दन की नीचे चूमने लगा। करण बहुत ही एक्साइटेड हो गया था और उसने सेडिक्टिव आवाज में कहा, यू आर सो हॉट बेबी, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। करण इशिका के बदन के हर एक कोने को छू रहा था और इशिका की आंखें भी अपने आप बंद हो रही था। उसके कस के करण के बाल पके हुए थे और उसे अपने और करीब कर रही थी। इशिका चाहे कितना भी कह ले कि वो करण से नफरत करती है, जबकि सच तो ये है कि इशिका का बदन कोई नफरत की जंजीरें नहीं मानता और करण के साथ हर एक लम्हा एंजॉय करना चाहता है। करण और इशिका का बदन एक साथ हिल रहा था और इशिका की आंखें बंद दी जब करण ने अपनी जेब से निकलकर हथकड़ी इशिका के हाथों में डाल दी। इशिका एकदम से चौंक गई और उसने कहा, ये सब क्या है। इशिका घबरा गई और करण ने उसके दोनों हाथों पे हथकड़ी लगा दी और कहा, यही तो मज़ा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे महसूस करो लेकिन मुझे छू न पाओ। इशिका शॉक थी करण को देखकर और करण ने अपनी उंगलियों से इशिका के बदन को सहलाना शुरू कर दिया और इशिका तड़प रही था। इशिका ने झटपटाते हुए कहा, खोलो मेरे हाथ। करण ने इशिका की बातों को इग्नोर कर दिया और देखते ही देखते उसके सारे कपड़े उतार दिए। करण ने इशिका के सीने पे हाथ रख के कहा, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी इस बिस्तर पर बिता सकता हूँ मैं। तुम्हारे शरीर की बनावट इतनी खूबसूरत है कि मन करता है कि यूं ही बस अपनी उंगलियां चलाता रहो। करण के छूते ही इशिका बेचैन हो रही थी। उसके हाथ कुलमुला रहे थे करण को छूने के लिए, लेकिन वो मजबूर थी। इशिका की आंखों में आंसू आ गए अपने आप को इतना बेबस देखकर और करण 2 घंटे तक उसके बदन के साथ खेलता रहा। कभी उसके जहांगे सहलाता तो कभी उसके मुलायम होठों को किश करता। पूरे कमरे में इशिका की सिसकारियां गूंज रही थी और करण की मदहोशी भरी आवाजें। 1 घंटे बाद इशिका थक हार कर बिस्तर पर लेटी हुई थी और करण ने उसके बालों को आंख पर से हटा के कहा, कहनों को तो नफरत करती हो तुम मुझसे, लेकिन मेरे छूटे ही बदन में आग लग जाती है तुम्हारे। मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसी लड़की की ही तलाश थी जो भोली भाली हो लेकिन बिस्तर पर जंगली बिल्ली से कम न हो। करण इशिका की खूबसूरती को निहारे जा रहा था जब उसका फोन बजा।
करण ने इरिटेट होकर टेबल पे से फोन उठाया और कान पे लगा के कहा, कितनी बार कहा है कि जब मैं इशिका के साथ हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। फोन के दूसरी तरफ जफर ने कहा, माफ करना सर, लेकिन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी है और सब आपको ढूंढ रहे हैं। करण ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, मैं आ रहा हूँ। आज बहुत ही खास पार्टी थी जो करण के कजिन अर्जुन की थी। अर्जुन भी माफिया में था और करण के काफी करीब भी था। वो दोनों सेठ भाई नहीं थे लेकिन किसी सेठ भाई से कम भी नहीं थे। करण ने इशिका के गालों पर हाथ लगा के उठाया। इशिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। करण ने मुस्कुरा के कहा, गेट रेडी बेबी, हमें अभी और इसी वक्त एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है। इशिका ने थकी हुई आवाज में कहा, प्लीज मैं बहुत थकी हुई हूँ, सोने दो मुझे। ये कहकर इशिका ने करवट ले ली और उसकी इस हरकत से करण को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने इशिका को झट से अपनी गोद में उठा लिया। इशिका की नींद खुल गई और करण की आंखें देखकर वो घबराने लगी। करण ने उसे गुस्से से देखकर कहा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रातें बीतता हूँ तो तुम मेरे लिए कोई खास हो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम बस एक खरीदी हुई चीज़ हो और खरीदी हुई चीज़ की कोई मर्जी नहीं होती। इशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने सहमते हुए हाँ में सर हिलाया। करण ने उसके गालों को सहला के कहा, रखेल हो रखेल बन के रहो, बीवी जैसे नखरे मत दिखाओ। ये कहकर करण ने इशिका के सीधा दिल पे वार किया और उसे बेड पर पटक के खड़े होकर अपने कपड़े पहनते हुए कहा, माई तुम्हें तैयार करने आएंगी, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, मुझे तैयार होकर जल्दी से नीचे मिलना। करण की बोली बहुत ही रूड थी और वो अपना ऑर्डर देकर चला गया। करण बिस्तर पर एक अलग ही इंसान होता है लेकिन अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद वो कुछ और ही बन जाता है। करण इशिका को कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। इशिका ने अपने आंसू पूछ के कहा, सही तो कहा उसने, मैं उसकी खरीदी हुई चीज़ ही तो हूँ। रखेल से ज्यादा और कोई औकात नहीं है मेरी इस घर में। इशिका के दिल को बहुत ठेस पहुंची और वो चादर लपेट कर रो रही थी जब थोड़ी देर में उसके कमरे में एक मेड आई ड्रेस लेकर। इशिका को बिना कपड़ों के देखकर उस मेड ने नजरें नीचे कर ली और कहा, मैडम ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए, सर अपना नीचे इंतजार कर रहे हैं। इशिका ने दुख भरी हंसी से कहा, नजरें क्यों फेर रही हो, सब जानते हैं कि इस कमरे में मेरे साथ क्या होता है। इशिका ने भी शर्म और लिहाज छोड़ दिया और चादर हटाकर बिना कपड़ों के वो बेड से खड़ी हो गई और मैट से ड्रेस छीनकर कहा, अपने साहब से बोलो मैं आ रही हूँ। मैं चौंक गई इशिका को ऐसे देखकर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा, जब इज्जत बर्बाद हो ही चुकी है तो ये शर्म का पर्दा किस लिए। इशिका के हाथ में एक रेड कलर की शार्ट गाउन थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो ऑफ शोल्डर थी लेकिन बेहद खूबसूरत। इशिका ने जल्दी से वो ड्रेस पहन ली और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस ड्रेस में उसके शरीर की बनावट बहुत ही सुंदर लग रही थी। इशिका सुंदर तो बहुत लग रही थी लेकिन उसके चेहरे पे जरा सी भी हंसी नहीं थी। इशिका ने चेहरे पे हल्का सा मेकअप किया और अपने लंबे घने बाल ऐसे ही खुले छोड़ दिए। इशिका ने अपने आप को शीशे में देखकर कहा, अब से यही मेरी जिंदगी है, करण के इशारों पर नाचना और उसका बिस्तर गर्म करना। इशिका ने अपने नसीब से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और उदासी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। इशिका सीढ़ियों से नीचे ही उतर रही थी और करण किसी से फोन पर बात कर रहा था। करण बात करते करते मुड़ा ही था और इशिका की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया और उसे घूरता रहा। इशिका नीचे आती हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इशिका करण के सामने आकर खड़ी हो गई और करण ने बिना कुछ बोले अपना फोन काट दिया और इशिका को निहारता रहा। करण के ऐसे देखने से इशिका बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी। करण ने इशिका को देखकर कहा, इतनी सुंदर लग रही हो कि मन कर रहा है कि पार्टी जाए भाड़ में और अभी तुम्हें गोद में उठाकर कमरे में ले चलो। करण की हवस भरी बातें फिर से शुरू हो गई और फिर से इशिका के ज़मीर को ठेस पहुंच रहा था। वो करण ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके शोल्डर पर चूमते हुए कहा, पूरी पार्टी में मेरे से चिपकी रहना, जरा सा भी मेरी आंखों से उछल मत होना और बस चेहरे पे मुस्कान रखकर सबसे मिलना, लेकिन किसी से भी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इशिका बस बोझ बनकर खड़ी थी और करण ने उसके कंधे से अपना सर हटा के कहा, तुम्हें बात समझ में आ गई या समझायो। इशिका ने हाँ में सर हिलाया और करण ने उसके सर पर थपथपा के कहा, गुड गर्ल। करण इशिका का हाथ पकड़ कर ले गया और बाहर उसकी ब्लैक लिमोजीन खड़ी थी। करण और इशिका दोनों कार में बैठ गए और पार्टी की तरफ चल पड़े।
पूरे रास्ते करण ने इशिका को अपनी बाहों में रखा और उसको सीने से चिपकाए रखा। इशिका करण का ऑब्सेशन बन गई थी, जिसकी वजह से इशिका का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। आधे घंटे बाद करण की गाड़ी बहुत बड़े मेंशन के सामने आकर रुकी और पहले करण बाहर आया और फिर इशिका का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकला। करण ने इशिका का हाथ थाम के कहा, अंदर बहुत भेड़िया मिलेंगे, लेकिन किसी के जाल में गलती से फंस मत जाना। इशिका को समझा बुझा कर करण उसे पार्टी में ले गया। पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार थी। सब लोगों ने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और सारे रिपेटेड लग रहे थे। पार्टी में पियानो बज रहा था और सब कुछ बहुत ही आलीशान और सोफिस्टिकेटेड था। करण इशिका की कमर पर हाथ रख कर आगे बढ़ रहा था जब पीछे से एक तेज आवाज आई, आखिर तुझे टाइम मिल ही गया आने का। करण पीछे मुड़ा और उसके होठों पे हंसी आ गई पाने भाई अर्जुन को देखकर। अर्जुन एक 23 साल का लड़का था जो बहुत हैंडसम था और उसे लेडीज मैन भी कहा जाता था। अर्जुन ने ब्लू सूट पहन रखा था और हाथ में शराब का गिलास था। करण ने इशिका का हाथ छोड़ा और अर्जुन को अपने से गले लगा लिया और कहा, ये शुक्र मना की टाइम तो मिला, नहीं तो तेरी ये पार्टी मेरे बिना सुखी रह जाती। अर्जुन और करण आपस में गले मिले और अर्जुन ने कहा, सही कहा करण, राठौर के बिना कोई पार्टी हो सकती है क्या? अर्जुन और करण हंसने लग गए और अर्जुन की नज़र इशिका पे पड़ी जो बहुत ही भोली और हैरान परेशान लग रही थी। अर्जुन ने इशिका को देखते हुए करण से कहा, इस खूबसूरत परी से नहीं मिलवाएगा क्या मुझे? करण पीछे मुड़ा और उसने इशिका को अपन पास आने का इशारा किया। इशिका करण के बगल में आकर खड़ी हो गई और करण ने उसकी कमर पे हाथ रख के कहा, ये है इशिका, मेरा न्यू टॉय, और इशिका ये है मेरा भाई और मेरी जान अर्जुन। अर्जुन ने इशिका का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, मानना पड़ेगा करण, तेरा हर एक खिलौना बहुत ही नायाब होता है और ये खिलौना तो लग रहा है कि तू सीधा आसमान से ही तोड़ कर लाया है। इशिका को बड़ा ही अनकंफर्टेबल लग रहा था अर्जुन का छूना और वो हल्का सा घबरा भी रही थी। करण ने अर्जुन के हाथ से इशिका के हाथ को छीन के पॉसेसिव होकर कहा, ये नायाब हीरा बस मेरा है और इसे देखने और छूने का हक अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया। अर्जुन के चेहरे पे हंसी आ गई और उसने कहा, क्या करो, मैं हमेशा तेरी ही चीजें इतनी पसंद आती है कि मन करता है कि उसे चुरा लो। ये सुनकर इशिका और दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देखने लग गए। क्या अर्जुन के आने से इशिका की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? ... वासु को देखकर इशिका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी और उसने कहा, मुझे माफ कर दो। इशिका ने प्यार से वासु के चेहरे पे हाथ लगाया, लेकिन वासु ने उसका हाथ झटक के कहा, तुम बेवफा निकली, मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ तो तुम माफिया किंग के साथ बहू में बहे डालकर घूम रही हो। इशिका ने हैरानी से कहा, माफिया किंग? इशिका को हमेशा ऐसे लगता था कि करण बॉस एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अब वो सब समझ पा रही है कि क्यों सब करण से खौफ खाते थे। इशिका के हाथ कांपने लग गए ये सोचकर कि वो एक माफिया के साथ रह रही है। इशिका बहुत ज्यादा हैरान थी और वासु ने उसका हाथ पकड़ के कहा, बताओ न, क्यों दिया मुझे प्यार में इतना बड़ा धोखा? वासु की आंखों में गुस्सा और धोखे का दर्द साफ दिख रहा था। इशिका इतने गिल्ट में थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई नजरें उठाने का और उसने धीमे से कहा, मैं मजबूर हूँ। वासु ने गुस्से में दीवार पर घुसा मार के कहा, तुम मजबूर हो और मैं जो 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम एक दिन मेरे पास आओगी, उसका क्या? वासु और इशिका एक दूसरों को करीब 4 सालों से जानते हैं। वासु इशिका एक पार्टी में मिले थे और तब से वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे। पिछले साल ही वासु ने इशिका को प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन इशिका ने ये कहकर मना कर दिया था कि उसको अभी अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है। वासु इशिका से इतना प्यार करता था कि उसने इशिका से कहा कि वो उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार है, लेकिन आज उसका दिल टूट गया इशिका को किसी और के साथ देखकर। वासु और इशिका की उम्र में 5 साल का फर्क था और वासु बस एक IPS था। वासु ने इशिका के कंधे पे हाथ रख के कहा, क्यों नहीं इंतज़ार किया तुमने मेरा, बोलो ना। वासु बार बार इशिका को झिंझोड़ रहा था और इशिका ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही थी, लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया और मेरी बर्बादी शुरू हो गई। इशिका फुट कर रोने लगी और वासु ने दुखी होकर कहा, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हें एक माफिया की बहू में आना पड़ा? करण राठौर सबसे बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन तुम तो मस्ती से उसके साथ घूम रही हो। वासु इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहा था कर इशिका आंसू बहा रही थी। वासु ने इशिका का मजाक बनाते हुए कहा,
सच बताओ, उसका पैसे का मोह आ गया है न तुम्हें? उसके पैसे की चकाचौंध के आगे मेरे प्यार की कोई औकात नहीं रह गई है। इशिका ने अपने कान पे हाथ रख के कहा, चुप हो जाओ प्लीज। इशिका बहुत रो रही थी और वासु ने उसके कंधे पे पैर रख के कहा, क्या हुआ? सच का आईना बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या तुमसे? इशिका ने वासु को गुस्से में धक्का दे दिया और रोते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते और सच कोसों दूर है तुमसे। वासु ने चिल्लाकर कहा, तो फिर बताओ न मुझे सच। इशिका ने सुबकते हुए कहा, करण ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं नफरत करती हूँ उससे, लेकिन उसको मुझसे इस कदर ऑब्सेशन है कि वो मुझे अपने करीब रखना चाहता है और मेरी सांसों की भी गिनती करना चाहता है। हर रात मेरे बदन को नोचता है वो। उसने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है और तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। ये कहकर इशिका रोने लगी और वासु बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इशिके ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, तुमने तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे ऊपर क्या बीती है जब वो हर रात मुझे अपनी रखेल की तरह चूमता है और मेरे शरीर को रगड़ता है। ये कहकर इशिका जमीन पे गिर गई और फुट फूट कर रोने लगी। मैं तो ये इतनी बेगैरत हूँ कि जब वो मुझे छूटा है तो मैं उसे अपने और करीब करती हूँ। पता नहीं उसने मेरे शरीर पर क्या जादू कर दिया है जो मेरा शरीर भी तड़पता है उसके छूने से। इशिका ने अपने दिल की बात खोल के रख दी और वासु भी उसके साथ जमीन पे बैठ गया और उसने इशिका के चेहरे को मुलायम तरीके से छुआ और कहा, लेकिन इन सब की शुरुआत हुई कैसे? कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी करण से? इशिका ने गुस्से में मुट्ठी बांध के कहा, बस एक नशे की गलती ने सब कुछ खराब कर दिया। इशिका ने शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी कहानी बता दी और वासु गुस्से में गहरी सांसें लेने लग गया। वासु ने इशिका को गले लगा लिया और कहा, मैं उस करण को छोड़ूंगा नहीं। उसके हाथों में हथकड़ी लगा कर ले जाऊंगा और उसका वो हाल करूंगा कि वो भूलेगा नहीं। वासु गुस्से की आग में जल रहा था और इशिका अभी भी उसकी बाहों में थी। इशिका ने वासु की तरफ देखा और कहा, यहाँ तो बड़े बड़े माफिया आए हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वासु ने कहा, मैं अंडरकवर एजेंट बन के आया हूँ अंदर की खबर जाने। यहाँ पर माफिया और पुलिस एक दूसरे से मिली हुई है और उन सब के बारे में खबर निकलना आया हूँ मैं। वासु ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, अगर करण माफिया किंग है तो मैं भी आईपीएस हूँ और तुम्हें मैं यहाँ से अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। वासु इशिका का हाथ पकड़कर ले जाने लगा, लेकिन इशिका ने उसका हाथ झटक के कहा, नहीं जा सकती मैं कहीं भी तुम्हारे साथ। करण बहुत ही भयानक है, तुम नहीं जानते उसे। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को बर्बाद कर देगा। इशिका बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वासु ने उसका हाथ थाम के कहा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। प्यार हो तुम मेरा और अपने प्यार की बर्बादी देखने का दम मुझमें नहीं है। इशिका बहुत डरी हुई थी और उसने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। इशिका बार बार मना कर रही थी, लेकिन वासु नहीं माना और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर गया। इशिका ने घबराते हुए कहा, तुम सजाते क्यों नहीं हो? करण बहुत खतरनाक है, वो मेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगा। वासु पीछे मुड़ा और उसने कहा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वासु की आंखों में भरोसा था, लेकिन इशिका का मन डर रहा था क्योंकि वो करण का असली रूप बहुत अच्छे से जानती है। इशिका को घबराते हुए कहा। वासु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझ पर भरोसा करो इशिका, तुम जान हो मेरी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इशिका ने रोते हुए कहा, नहीं मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे भी ज्यादा अपना परिवार प्यारा है मुझे। वासु कुछ कहने ही वाला था कि इशिका ने उसका हाथ कस के थाम के कहा, प्लीज मेरी जिंदगी को और तबाह मत करो। इशिका वासु के सामने से गिड़गिड़ा रही थी और उसे ऐसे देखकर वासु का दिल पिघल गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता तेज कंधों की आहट आई। इशिका ये आहट बहुत अच्छे से पहचानती थी और वो बहुत ज्यादा घबरा गई जब उसने सामने से देखा कि करण आ रहा है और उसे गुस्से से देख रहा है। इशिका की तो सांसें ही अटक गई और करण उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने वासु को ताना मारते हुए कहा, आईपीएस वासु, आप जैसे ईमानदार अफसर इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? वासु ने अपना गुस्सा छुपाते हुए हंसते हुए कहा, ईमानदारी से घर नहीं चलता न, तो सोचा कि थोड़ी बेईमानी करके देख लिया जाए। करण मुस्कुराते हुए वासु और इशिका को शक भरी नजरों से देख रहा था। करण ने इशिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, डार्लिंग, तुम तो वॉशरूम गई थी ना, फिर आईपीएस वासु से तुम्हारा मुलाकात कैसे हुई? इशिका बहुत ज्यादा घबरा गई, उसके हाथ कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
करण ने इशिका का हाथ जोर से दबा के कहा, बताओ ना बेबी, कहाँ थी तुम? करण गुस्से से लेकिन मुस्कुराते हुए इशिका को देख रहा था और इशिका इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज निकलने को तैयार ही नहीं थी। वासु को इशिका की चिंता हो रही थी तो उसने बात को संभालने के लिए हंसते हुए कहा, अच्छा तो राठौर साहब ये लड़की आपके साथ है, बेचारी रास्ता ही भूल गई थी। वो तो अच्छा है कि मैं इससे मिल गया और मैंने मदद कर दी। करण ने इशिका की कमर पर हाथ रखा और वासु से पूछा, मुझे नहीं पता था कि आप लड़कियों का हाथ थामकर उन्हें रास्ता बताते हैं। ये सुनकर इशिका और घबरा गई और वासु ने कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। करण ने हल्की हंसी से कहा, सही कह रहे हैं आप, मुझे गलतफहमी ही हुई होंगी शायद, क्योंकि इशिका मेरी मर्जी के बिना किसी भी मरे मर्द को हाथ लगाने नहीं दे सकती। करण ने इशिका की कमर को दबा के कहा, सही कह रहा हूं ना मैं बेबी? इशिका ने घबराते हुए हाँ कहा और उसी वक्त करण के सब समझ आ चुका था, लेकिन फिर भी वो अनजान बनने का नाटक करता रहा। करण ने वासु की तरफ देखा और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशिका को रास्ता दिखाने का, क्योंकि अगर वो भटक जाती तो मुझे बड़ी मुश्किल होती उसको सही रास्ते पे लाने की। करण की बातें नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उसकी बोली में अलग सी ही बात थी। वासु झूठी मुस्कान के साथ चला गया, लेकिन इशिका को करण के साथ छोड़ने में उसका दिल जल रहा था, लेकिन वो मजबूर था इशिका की ख्वाहिशों के आगे। इशिका अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी और करण ने उसकी ठोड़ी पे हाथ रख के कहा, क्या हुआ बेबी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? इशिका ने नजरें ऊपर करके झूठी मुस्कान से कहा, नहीं मुझसे क्यों गलती होगी, सब तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहे होंगे, हम नीचे चले। करण ने हाँ में सर हिलाया और इशिका का हाथ हक से पकड़कर नीचे लेकर गया। इशिका ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि सब ठीक है, लेकिन वो अनजान थी कि अभी तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। करण इशिका के साथ फिर से पार्टी में पहुंचा और डांस फ्लोर पर रोमांटिक गाना बजते हुए उसने कहा, ये गाना तो लगता है कि खास तुम्हारे लिए और मेरे लिए बज रहा है। करण ने इशिका का हाथ पकड़ा और बिना उसकी मंजूरी के उसे डांस फ्लोर पर लेकर चला गया। करण ने इशिका की कमर पर हाथ रखा और जबरदस्ती इशिका का हाथ अपने कंधे पे रख दिया और गाने पे हल्का हल्का डांस करना शुरू कर दिया। तेरे वक्त पे, तेरे इश्क पे बस हक है एक मेरा, चाहूं मैं तुझे बेपनाह, तू मेरा जुनून है, हर हद से गुजर जाओ तेरे लिए। करण इशिका को घूरे जा रहा था और फिर एकदम से उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने और करीब किया और उसकी गर्दन को चूम के कहा, जुनून हो तुम मेरा और तुम्हें सिर्फ अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। करण सबके सामने इशिका को चूमे जा रहा था और इशिका को बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था। सारे लोग बस करण और इशिका को ही देखे जा रही थे और अलग अलग तरह की गॉसिप कर रहे थे। इशिका ने हिचकते हुए कहा, सब देख रहे हैं हमें। करण ने इशिका की गर्दन कर कटा और इशिका की आह निकल गई। करण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आहें और सिसकारियां मेरे बदन में और आग लगा देती है, और रही बात लोगों की तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पता, सिर्फ तुम्हारे। मेरा बस चले तो मैं यही सबके सामने तुम्हारे साथ रोमांस करो और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर इशिका घबरा गई और डांस करते करते करण ने इशिका की ड्रेस की आगे वाली डोरी पे हाथ लगाया और इशिका की तो मानो जैसे सांसें ही रुक गई हो। करण इशिका को फिर से हवस भरी नजरों से देख रहा था और उसकी इज्जत तार तार करने को तैयार था। इशिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और इससे पहले करण कुछ कर पता एक आवाज आई, इतनी खूबसूरत है अपनी पार्टनर, क्या मैं उसके साथ डांस कर सकता हूँ? ये सुनकर इशिका की आंख खोल गई और उसने देखा कि वासु वहां खड़ा है। करण ने पहले वासु को देखा और फिर इशिका को देखा। करण को बहुत तजुर्बा था, वो साजिशों और फरेब की गंध दूर से ही पहचान लेता था। करण ने मुस्कुराकर इशिका का हाथ वासु के हाथ में दे दिया और कहा, एंजॉय द डांस। ये कहकर करण डांस फ्लोर से चला गया। कर इशिका हैरान थी कि करण के बदले हुए अंदाज देखकर। करण चेयर पे जाकर बैठ गया और उसकी नजरें इशिका और वासु पर टिकी हुई थी। वासु ने इशिका का हाथ लेकर गाने पे हल्की हल्की अपनी बॉडी हिलाना शुरू कर दिया। इशिका ने परेशान होकर कहा, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम समझते क्यों नहीं हो कि अब हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते? वासु ने कहा, मैं यहाँ कोई अपने प्यार की दुहाई नहीं देने आया हूँ तुम्हें, बल्कि मैं तुम्हें करण से बचाने आया हूँ। इशिका ने मुंह बना के कहा, करण से कोई नहीं बचा सकता मुझे, वो डेविल है जिसके चुंगल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वासु ने कहा, चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ये कहकर वासु पीछे हो गया, लेकिन इशिका के हाथ में एक स्लिप रह गई।
इशिका हैरानी से उस स्लिप को देखने लगी जब वासु ने कहा, ये नंबर है मेरा, जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। इशिका ने जल्दी से मुट्ठी बंद कर ली और वासु उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर से नीचे आ गया और करण की तरफ जाने लगा। इशिका ने बंद आवाज में कहा, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। वासु ने भी दबी आवाज में कहा, तुम मुझे कॉल जरूरी करूंगी, मुझे पूरा भरोसा है। वासु करण के सामने खड़ा हो गए और इशिका का हाथ उसके हाथ में देकर कहा, ये लीजिए अपनी अमानत। करण के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने कहा, आग के साथ खेल रहे हो, बहुत पछताओगे। वासु को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला और करण इशिका का हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे पार्टी से बाहर लेकर गया। इशिका को बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। करण इशिका को कार तक घसीट कर लेकर जा रहा था जब इशिका ने घबरा कर कहा, थोड़ा आराम से। करण ने इशिका की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती कार में बिठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पे आ गया। इशिका ने डरते डरते कहा, आखिर हुआ क्या है। करण ने इशिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया जब गुस्से से गाड़ी चलाता रहा। करण ने इतनी जोर से स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था कि उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थी। करण इतनी जोर से गाड़ी चला रहा था कि इशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। करण ने इशिका की बात को अनसुना कर दिया और गाड़ी बहुत तेजी से चलाने लगा। पूरे रास्ते इशिका बस रोती रही और करण की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते राठौर मेंशन आ गया और करण ने दरवाजे पे गाड़ी रुकी और गुस्से से बाहर निकलकर इशिका की तरफ गया। करण ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इशिका का हाथ टाइट से पकड़कर बाहर निकाला। इशिका ने रोते हुए कहा, कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। करण इशिका को बेरहमी से घसीट पर मेंशन के अंदर लेकर गया और उसे बहुत जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इशिका की यह निकल गई और वो रोते हुए करण को देख रही थी। करण ने गुस्से में अपना कोट उतार कर फेंक दिया और अपनी शर्ट की स्लीव्स रोल करी और इशिका से कहा, तुम्हें आशिकी का बड़ा शौक है न। इशिका बहुत डर गई थी करण का ये रूप देखकर और करण ने हल्का सा झुककर इशिका के पीछे से बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए कहा, तुम्हारा सारा आशिकी का खुमार निकलता हूँ मैं। कौन सी खौफनाक रात आने वाली है इशिका की जिंदगी। करण इशिका की तरफ गुस्से से बढ़ता जा रहा था और इशिका जमीन से घसीटकर पीछे होती जा रही थी। इशिका ने घबराते हुए कहा, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, प्लीज जाने दो मुझे। इशिका करण के सामने हाथ जोड़ने लग गई लेकिन करण को तो जैसे किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। करण गुस्से से आगे बढ़ता जा रहा था और उसने एकदम से इशिका के बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, तुम्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं है ना मेरा। करण की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और इशिका ने आंसू बहा के कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत खौफ है तुम्हारा। करण ने और जोर से इशिका के बाल पकड़ के खींचे और इशिका की दर्द भरी चीख निकल गई। इशिका ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। इशिका दर्द में कुलमुला रही थी और करण के चेहरे पे साइको वाली हंसी आ गया और उसने कहा, अभी तो तुम्हें कुछ भी दर्द नहीं हुआ, अभी तो दर्द होना बाकी है। इशिका की धड़कनें और तेज हो गई और करण ने उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और उसे बेरहमी से चूमने लगा। इशिका उसके सीने पे बार बार मार रही थी लेकिन करण था कि पीछे होने का नाम ही नहीं ले रहा था। करण ने चूमते चूमते ही इशिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीढ़ियों से कमरे तक लेकर गया और दरवाज़ा पैर से खोला। इशिका लगातार करण को धक्का दे रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और करण ने उसे बेड पर धक्का दे दिया। इशिका का पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था और वो पीछे होने लगी। इशिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे साथ मत करो ऐसा। करण ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, पूरी पार्टी में उस आईपीएस के साथ इश्क फॉर्मा रही थी और अब कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। करण बिस्तर पर आ गया और उसने जोर से इशिका का मुंह पकड़ लिया और कहा, वो आईपीएस मुझसे हैंडसम है क्या। इशिका ने रोते हुए ना में गर्दन हिलाए और करण ने उसे बैग पर पीछे कली तरफ धक्का देकर चिल्लाकर कहा, तो फिर क्यों उसके साथ चिपक के डांस कर रही थी। इशिका ने रोते हुए कहा, वो ही मेरे पास आया था। इशिका का खून बहुत तेजी से उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या हो जाएगा। करण इशिका के ऊपर आ गया और उसे गुस्से से देखकर कहा, कौन किसके पास आया मुझे फर्क नहीं पता, लेकिन तुम बस मेरी हो और आज तुम्हें इस बात का एहसास मन करा के ही रहोगा। ये कहकर करण इशिका में टूट पड़ा और बेरहमी से उसे चूमने लगा।
कभी उसकी गर्दन चूमता तो कभी उसकी गार्डन पे कटता। इशिका चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन करण पे कोई असर ही नहीं हुआ। उसके एक ही झटके में इशिका के पूरे कपड़े उतार दिया और उसके शरीर को चूमने लगा। इशिका झटपटाती रही, लेकिन करण की हैवानियत थी कि रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करण एक साइको की तरह इशिका के सारे शरीर पे अपने नाम छोड़ता जा रहा था, जैसे वो उसकी जागीर हो। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा और करण ने इशिका को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। रो रो कर इशिका का इतना बुरा हाल हो गया था कि वो बेहोश हो गई, लेकिन करण को अपनी जिद और जुनून के आगे वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। करण बेजान इशिका से अपनी हसरत पूरी कर रहा था और उस पर अपना गुस्सा निकल रहा था। अगली सुबह पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था और चीजें इधर इधर बिखरी हुई थी। करण ने अंगड़ाया लेते हुए अपनी आंखें खोली और इशिका का खूबसूरत चेहरे उसकी आंखों के सामने था। इशिका अपने पेट के बल लेटी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान थे और चेहरे पे सूखे हुए आंसुओं के धब्बे थे। करण ने इशिका के चेहरे को प्यारा से सहला के कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, ओपन योर आइज। करण इशिका को प्यार से पुकार रहा था, कभी उसके बाल सहलाता तो कभी उसके मुलायम गालों को छूटा, लेकिन इशिका आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद जब इशिका नहीं उठी तो करण को बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई और वो जल्दी से खड़ा हुआ और इशिका को उठाने कहा, इशिका आंख खोलो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम नहीं उठी तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। करण कहे जब धमकाने से भी इशिका नहीं उठी तो करण ने इशिका को अपनी गोदी में उठा लिया और वो शौक था क्योंकि इशिका के नीचे से खून निकल रहा था। करण की तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। उसे ये तो पता था कि उसने सारी हैवानियत पार कर दी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर गया। करण ने गुस्से में अपने बालों पे हाथ फेर के कहा, ये क्या कर दिया मैंने? शिट। करण ने जल्दी से इशिका को अपनी काठाई रंग की शर्ट पहनाई और उसे कमरे से बाहर लेकर गया। करण जब सीढ़ियों पे पहुंचा तो उसने चिल्लाकर अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो। सारे नौकर ये तमाशा देख रहे थे और इशिका के पैरों पर खून देखकर सब घबरा गए। सब अलग अलग अंदाजा लगा रहे थे कि हुआ क्या है। लगता है राठौर साहब ने कल रात अपनी मर्दानगी बहुत अच्छे से दिखाई है। बेचारी लड़की, पता नहीं इसका क्या होगा, ये बचेगी भी या नहीं। सब अलग अलग अनुमान लगा रहे थे और करण इशिका को लेकर मेंशन से बाहर चला गया। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी के साथ तैयार था और करण इशिका को गोद में लेकर बैठ गया। करण ने चिल्लाकर ड्राइवर से कहा, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ चलो। ड्राइवर ने गाड़ी चलना शुरू कर दी और करण इशिका को अपने सीने से लगा कर रखा था और ये पहली बार था जब करण इतनी चिंता में था किसी लड़की को लेकर। करण की जिंदगी में हजारों लड़कियां आई, लेकिन जो सुकून उसे इशिका के पास होने से होता था वो उसे कहीं नहीं मिला। करण ने बेहोश इशिका को प्यार से छू कर कहा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। पहली बार जिंदगी में करण किसी की परवाह कर रहा था, लेकिन इशिका को इस बात की खबर ही नहीं थी। वो बेहोश पड़ी थी बेजान। कुछ ही देर में सिटी हॉस्पिटल आ गया और करण इशिका को गोदी में उठाया फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागा। करण ने पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए। ये हॉस्पिटल करण का ही था और उसे देखकर सब वैसे ही कांपने लग गए क्योंकि करण के गुस्से के बारे में सब जानते थे। करण ने चिल्ला कर कहा, कोई यहाँ है भी या नहीं? करण के चिल्लाते ही एक डॉक्टर भाग कर आया और उसने कहा, सर आप यहाँ। और क्या हुआ इस लड़की को? करण ने गुस्से से डॉक्टर को देखा और कहा, लड़की नहीं मैम है ये, और दूसरी बात किसी लेडी डॉक्टर को जल्दी से लेकर आओ नहीं तो। डॉक्टर ने इशिका की हालत को देखते हुए कहा, इन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होगा, इनका बहुत खून बह चुका है। करण ने गुस्से में डॉक्टर का काला पकड़ कर कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? डॉक्टर ने डरते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं डॉक्टर मान्य को लेकर आता हूँ, आप ऑपरेशन थिएटर में मम को लेकर जाओ। करण ने डॉक्टर का काला छोड़ दिया और इशिका को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेकर गया। करण ने अभी भी इशिका को सीने से लगा रखा था और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मौत के मुंह से भी तुम्हें निकलकर लेकर आऊंगा। करण की बातों में उसका जुनून साफ दिखाई दे रहा था। करण का हर चीज का अंदाज थोड़ा अलग है। उसे खुद भी इसी बात का एहसास नहीं है कि वो इशिका के गले का फंदा बन गया है। करण इशिका से बातें करे जा रहा था, इतने में डॉक्टर मान्य कमरे में आई। डॉक्टर मान्य एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर थी और लगभग 28 साल की थी। इशिका को जैसे ही उसने देखा वो शॉक हो गई और उसने जल्दी से कहा, ये हालत कैसे हुई इनकी?
करण ने अरोगंट होकर कहा, मेरे पास फालतू की बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी से इशिका को ठीक करो। मान्य ने इशिका की क्रिटिकल हालत देखते हुए कहा, आप बाहर जाइए। करण सर हिला के कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो करना है मेरे सामने करो। मान्य ने गुस्से में कहा, देखिए आप होंगे इस हॉस्पिटल के मालिक, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट की जान बचाना, और अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती आपकी गर्लफ्रेंड की। करण को इशिका से ज्यादा इस वक्त किसी भी चिंता नहीं थी। करण ने इशिका को हॉस्पिटल बेड पर लिटा दिया और बाहर चला गया। मान्य इशिका को चेक करने लग गई और उसकी हालत देखकर कहा, शिट। मान्य इशिका का इलाज करने लग गई और कार्बन बाहर खड़ा हुआ परेशान हो रहा था। करण को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसे एहसास था कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल उसे इशिका के साथ गुस्से में वो सब नहीं करना चाहिए था। 1 घंटे बाद मान्य बाहर आई और करण उसे धक्का कर अलर्ट हो गया और उसने कहा, कैसी है इशिका, ठीक तो है न वो? मान्य बहुत गुस्से में थी और उसने कहा, कैसे बॉयफ्रेंड है आप? आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और इस हालत में भी अपन उससे संबंध बनाने की कोशिश करी, और वो भी इतनी बेरहमी से। ये सुनकर करण चौंक गया और उसने कहा, प्रेग्नेंट? मान्य ने कहा, हैंजो वो वेक्स प्रेग्नेंट है, वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी सही वक्त पे आप उसे हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड भी जाती और बच्चा भी। मान्य करण को सुनाए जा रही थी और करण का ध्यान सिर्फ एक ही बात पे था कि इशिका प्रेग्नेंट है। करण के होठों पे मुस्कान आ गई और उसने अपनी जेब से चेक निकलकर उस पर सिग्न करके मान्य के हाथों में थमा दिया और कहा, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, तो ये तुम्हारे लिए तोहफा है, और इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मुंह खोलने से पहले सोच लेना कि किससे बात कर रही हो तुम। करण गुस्सा होने की वजह ऑपरेशन थिएटर में चला गया और मान्य ने इसे जाते हुए देख चेक को फाड़ते हुए कहा, ये अमीरजादे पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझते हैं, बस दुआ है कि वो बेचारी लड़की और उसका बच्चा सही सलामत रहे। करण जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गया उसने देखा कि इशिका अब भी बेहोश पड़ी है। करण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने इशिका के पास जाकर उसके पेट को हाथ लगाया और कहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। करण के होठों से मुस्कान जा ही नहीं थी। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही गुस्सैल करण राठौर है जो पालक झपकते ही लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। करण इशिका के बैग के साइड में बैठ गया और उसे साइको की तरफ निहारता रहा। आधे घंटे बाद इशिका ने आहें भरते हुए अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नज़र करण पे पड़ी वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके चेहरे पे शिकन आ गई और वो खड़े होने की कोशिश करने लग गई। करण ने उसके कंधे पे हाथ लगा के कहा, शांत हो जाओ, तुम इस हालत में ज्यादा हिलना डोलना नहीं चाहिए। इशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो ही मेरे पास आया था। इशिका अभी भी गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन करण ने उसके माथे को प्यार से हाथ लगाया और कहा, बेबी, तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये सुनकर इशिका शॉक हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। करण ने इशिका के गालों को प्यार से हाथ लगाया और कहा, हमें पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आने वाले कल के बारे में सोचकर खुशियां मनानी चाहिए। इशिका बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करण खुश था बच्चे की आने की खबर सुनकर, लेकिन क्या होगा जब इशिका को पता चलेगा कि एक अनचाहा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। इशिका हैरानी से करण को देखकर, करण कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रहा था उसके ऊपर। करण ने इशिका के माथे को चूमा और कहा, अब से तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियां होंगी। करण का ये नया अंदाज बहुत ही अजीब था और इशिका को उसे देखकर और भी डर लग रहा था। इशिका डरते हुआ करण को देख रही थी जब करण ने मुस्कुराकर कहा, इतना क्यों डर रही ही मुझसे? इतना डरना हमारे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर इशिका के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने शौक होकर कहा, क्या? करण ने प्यार से इशिका के गालों पे हाथ लगाया और कहा, तुम प्रेग्नेंट हो और हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। इशिका एकदम सदमे में चली गई जब करण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चे की आने की खुशी से मुझे इतना सुकून मिलेगा। करण की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन इशिका का दुख साफ उसके चेहरे पे झलक रहा था। इशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ... करण का ये नया अंदाज बहुत ही अजीब था और इशिका को उसे देखकर और भी डर लग रहा था। इशिका डरते हुआ करण को देख रही थी जब करण ने मुस्कुराकर कहा,
इतना क्यों डर रही ही मुझसे? इतना डरना हमारे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर इशिका के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने शौक होकर कहा, क्या? करण ने प्यार से इशिका के गालों पे हाथ लगाया और कहा, तुम प्रेग्नेंट हो और हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। इशिका एकदम सदमे में चली गई जब करण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चे की आने की खुशी से मुझे इतना सुकून मिलेगा। करण की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन इशिका का दुख साफ उसके चेहरे पे झलक रहा था। इशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इशिका बार बार अपना सर हिला रही थी और ये बात करण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, क्या तुम मेरे बच्चे की आने की खुशी से खुश नहीं हो? इशिका ने रोते हुए कहा, ये बच्चा कोई प्यार की निशानी नहीं है बल्कि हैवानियत की निशानी है। नहीं रखना मुझे ये बच्चा। वैसे भी मैं तो तुम्हारी रखेल हूं न, और रखेलों से बच्चे नहीं हुआ करते। करण गुस्से से इशिका को देख रहा था और बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को संभालने की, लेकिन इशिका थी कि अपनी बातों से आग में घी डाले जा रही थी। इशिका बार बार अपनी गर्दन हिला रही थी और बस यही कह रही थी, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आ सकता। नफरत है मुझे इस बच्चे से और इसके अस्तित्व से। ये सुनकर करण अपने गुस्से को संभल नहीं पाया और आपे से बाहर हो गया। करण ने गुस्से में इशिका को बहुत जोर से थप्पड़ मारा। इशिका का मुंह दूसरी तरफ हो गया और उसके होठों से खून आने लगा। करण ने गुस्से में इशिका के बाल पकड़े और कहा, ये बच्चा इस दुनिया में आकर ही रहेगा और अगर गलती से भी मेरे बच्चे को तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। करण इस कदर इशिका को घूर रहा था कि इशिका की रूह कांप गई। करण इशिका के दिल में डर पैदा कर रहा था। जब उसी वक्त मान्य अंदर आई और इशिका की हालत देखकर उसने कहा, ये खून कैसे? इशिका ने फटाफट अपने होठों से खून साफ कर लिया और नजरें नीचे करके रोने लगी। मान्य ने करण की तरफ देखा और कहा, माँ बनने वाली है वो, और अपने ऐसी हालत में भी उसके ऊपर हाथ उठाया। करण ने गुस्से में अपने माथे पर हाथ रख लिया और मान्य से कहा, अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो चुप हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मान्य करण ने डरने वाली नहीं थी और उससे पहले वो कुछ कह पाती इशिका ने धीरे आवाज में कहा, डॉक्टर प्लीज चुप हो जाइए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। मान्य ने सर हिला के कहा, तुम जैसी औरतों ने ही तो ऐसे मर्दों को हिम्मत दे रखी है। जब तुम्हें भुगतना ही है तो भुगतो में क्या कर सकती ही। ये कहकर मान्य चली गई और उसके जाते ही करण ने इशिका को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा से याद रखना कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा जान है मेरे और उसके बारे में एक भी बुरा शब्द तुम्हारे चेहरे का होलिया बदल सकता है। इशिका चुप हो गई और उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहे जिनकी अहमियत करण की खुशियों के सामने कुछ नहीं थी। करण इशिका को हॉस्पिटल से बाहर ले गया और बड़े ही प्यार से उसे गोदी में लेकर गाड़ी में बैठ गया। करण ने इशिका के होठों को सहला के कहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, अब देखना कैसे मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लेकर रख देता हूँ। करण ने इशिका को अपने सीने से चिपका लिया और इशिका बस बेबस लेती रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे इस अनचाहे बच्चे से छुटकारा पाए। तारांकन। कुछ ही देर में राठौर मेंशन आ गया और करण इशिका को गोद में उठाकर अपने कमरे तक लेकर गया। सारे नौकर हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। करण ने इशिका को बेड पर आराम से लिटा दिया और एक तेज आवाज देकर सारे नौकरों को इकट्ठा कर लिया। तुरंत ही सारे नौकर करण के सामने लाइन लगा के खड़े हो गए। करण ने सीरियस होकर सारे नौकरों को देखते हुए कहा, आज से हर वक्त इशिका के सराह कोई ना कोई रहेगा। इशिका को एक पल के लिए भी कोई अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। सारे नौकर हाँ में सर हिलाने लग गए और करण ने स्ट्रिक्ट होकर कहा, इशिका इस राठौर मेंशन की रानी है और अगर उसको कांटे भर की भी तकलीफ हुई तो मैं सबकी जान ले लूंगा। सारे नौकर बस सर हिलाते रहे और करण ने इशारा करके उन्हें वापस भेज दिया। इशिका अभी भी गुमसुम रही और बहुत ही ज्यादा शौक में थी जब करण ने उसके सर पे हाथ फेर के कहा, डार्लिंग, मेरी आज अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पीछे से मेरे बच्चे का ध्यान रखना। करण के तो मिजाज ही एकदम से बदल गए थे। उसने इशिका के पेट को चूमा और वहां से चला गया। करण के जाते ही इशिका ने कहा, इस पाप की निशानी को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आ सकता। इशिका ने अपना मन बना लिया था और उसने सोच भी लिया था कि अब उसे क्या करना है।
थोड़ी देर बाद इशिका के कमरे में एक नौकरानी आ गई और उसने कहा, मैडम आपको कुछ चाहिए? इशिका ने परेशान होकर कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। उस नौकरानी ने कहा, माफ करना मैडम, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, करण सर के ऑर्डर है। इशिका ने अपना सर पकड़ लिया और आंखों में आंसू लेकर सोचने लगी, अब क्या करूं मैं। घंटे पे घंटे बीतते गए और वो नौकरानी इशिका के साथ ही रही। इशिका ने बेचैनी होने का नाटक करते हुए कहा, मुझे नींबू पानी लकार दो। नौकरानी ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। इशिका ने जल्दी से साइड में रखा हुआ फोन उठाया और पुलिस स्टेशन में फोन किया। इशिका को बहुत टेंशन हो रही थी। 2 बिल्ल के बाद एक कांस्टेबल ने फोन उठाया और कहा, हाँ जी क्या कंप्लेंट है आपकी? इशिका ने जल्दबाजी में कहा, मुझे आईपीएस वासु से बात करनी है जल्द। उद्धरण चिन्ह। इशिका बार बार डरते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कोई आ न जाए। कांस्टेबल ने कहा, साहब बड़े आदमी है, ऐसे ही किसी से बात नहीं करते। इशिका ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे बात करनी है उनसे, आप उनको बस ये बोल दो कि इशिका का फोन है। इशिका के गिड़गिड़ाने की वजह से कांस्टेबल चला गया और थोड़ी देर बाद फोन की दूसरी तरफ वासु की आवाज आई। वासु की आवाज सुनकर इशिका के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वासु ने कहा, हेलो इशिका से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, वासु प्लीज मेरी मदद करो, मुझे करण राठौर जैसे हैवान से बचा लो। इशिका फुट कर रोने लगी और उसकी तरफ फोन। इशिका ने शुरुआत से लेकर अंत तक वासु को रोते रोते सारी बात बता दी। इशिका का रोना था कि बंद नहीं हो रहा था और उसने इमोशनल होकर कहा, एक हैवान के बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं आने दे सकती, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। इशिका का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वासु से उससे कहा, प्लीज रोना बंद करो, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि उस करण राठौर को छोड़ूंगा नहीं। इशिका ने रोते हुए बिलखते हुए कहा, मुझे बचा लो प्लीज। फोन के दूसरी तरफ वासु ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। वासु ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अब वैसे ही करना है जैसे मैं कहूँगा। वासु ने इशिका को अपना सारा प्लान बता दिया और इशिका हाँ में गर्दन हिलाने लगी। इशिका वासु की बात सुन ही रही थी कि उसे कदमों की आहट आई। इशिका की धड़कनें तेज हो गई और उसने डरते हुए फोन काट दिया। जैसे ही इशिका ने फोन काटा वैसे ही नौकरानी कमरे के अंदर आई पानी का गिलास लिए हुए। नौकरानी ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? इशिका ने झूठी हंसी से कहा, वो मुझे प्यास बहुत लग रही थी ना इसलिए। नौकरानी ने हाँ में सर हिलाया और इशिका को पानी दे दिया। इशिका ने जल्दी से पानी पी लिया और वो बस वासु की बातों के बारे में ही सोचे जा रही थी। इशिका ने मन में कहा, बस वासु का प्लान काम कर जाए नहीं तो करण मुझे जान से मार देगा। इशिका डर भी रही थी लेकिन उसे वासु पर भरोसा भी था कि वो उसे बचा लेगा। क्या है वासु का प्लान? कैसे वो इशिका को बचा पाएगा? रात का वक्त था। इशिका आराम से बिस्तर पर सो रही थी जब उसे कदमी की आहट हुई और वो भी बहुत तेज। इशिका डर के उठ गई और उसके सामने करण खड़ा था, हाथों पे फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। करण ने मुस्कुरा के कहा, क्या बात है, अब तो तुम मेरे कंधों की आहट भी पहचान लेती हो। इशिका की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी और वो इधर उधर देखने लग गई। करण हाथों में फूल लेकर आगे बढ़ा और इशिका के बगल में बैठ गया। करण ने इशिका की थोड़ी पे हाथ लगाकर अपनी तरफ किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। करण ने इशिका की तरफ फूल आगे किए लेकिन इशिका की हिम्मत ही नहीं हुई फूल पकड़ने की। करण की ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे पूरा करण बनने में। करण की बात से इशिका डर गई और उसने जल्दी से फूल हाथ में ले ली और गुलाब के फूल हाथ में लेते ही उसकी उंगलियों में कांटे चुभ गए। इशिका की आह निकला गई और उसकी बीच वाली उंगली से खून निकलने लगा। इशिका दर्द में आहें भर रही थी और करण ने जल्दी से उसकी उंगली अपने मुंह में ले ली और उसे चूसना शुरू कर दिया। इशिका हैरान थी करण का ये रूप देखकर। करण इशिका की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था। इशिका ने अपनी उंगलियां वापस खींच ली और कहा, ठीक हूं मैं। करण ने प्यार से इशिका के गलों पे हाथ लगाया और कहा, ध्यान रखा करो अपना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बच्चा को भी नुकसान हो सकता था। करण को सिर्फ बच्चे की पड़ी थी और उसे पाने के लिए वो अपने आप को भी बदलने के लिए तैयार था।
इशिका ने हाँ में सर हिलाया और करण ने उसके पास आकर उसके होठों पे हल्का सा चूमा और कहा, अब से तुम मेरा एक अलग ही रूप देखूंगी, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि मेरे दिए हुए सारे दर्द तुम भूल जाओगी। इशिका ने करण की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए वो खो गई। करण ने एक ही झटके में इशिका को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, अब से तुम मेरा सब कुछ हो। ये कहकर करण ने इशिका को अपने सीने से चिपका लिया। इशिका करण के दिल की धड़कन सुन पा रही थी। इशिका के मन में एक अलग सी ही घबराहट थी कि क्या वो वासु के इशारे पे चल पाएगी करण से छुटकारा पाने के लिए। डॉट 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 इशिका का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वासु से उससे कहा, प्लीज रोना बंद करो, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि उस करण राठौर को छोड़ूंगा नहीं। HFH इशिका ने रोते हुए बिलखते हुए कहा, मुझे बचा लो प्लीज। फोन के दूसरी तरफ वासु ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। वासु ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अब वैसे ही करना है जैसे मैं कहूँगा। वासु ने इशिका को अपना सारा प्लान बता दिया और इशिका हाँ में गर्दन हिलाने लगी। इशिका वासु की बात सुन ही रही थी कि उसे कदमों की आहट आई। इशिका की धड़कनें तेज हो गई और उसने डरते हुए फोन काट दिया। जैसे ही इशिका ने फोन काटा वैसे ही नौकरानी कमरे के अंदर आई पानी का गिलास लिए हुए। नौकरानी ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। इशिका ने झूठी हंसी से कहा, वो मुझे प्यास बहुत लग रही थी ना इसलिए। नौकरानी ने हाँ में सर हिलाया और इशिका को पानी दे दिया। इशिका ने जल्दी से पानी पी लिया और वो बस वासु की बातों के बारे में ही सोचे जा रही थी। इशिका ने मन में कहा, बस वासु का प्लान काम कर जाए नहीं तो करण मुझे जान से मार देगा। इशिका डर भी रही थी लेकिन उसे वासु पर भरोसा भी था कि वो उसे बचा लेगा। क्या है वासु का प्लान, कैसे वो इशिका को बचा पाएगा। रात का वक्त था। इशिका आराम से बिस्तर पर सो रही थी जब उसे कदमी की आहट हुई और वो भी बहुत तेज। इशिका डर के उठ गई और उसके सामने करण खड़ा था हाथों पे फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। करण ने मुस्कुरा के कहा, क्या बात है, अब तो तुम मेरे कंधों की आहट भी पहचान लेती हो। इशिका की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी और वो इधर उधर देखने लग गई। करण हाथों में फूल लेकर आगे बढ़ा और इशिका के बगल में बैठ गया। करण ने इशिका की थोड़ी पे हाथ लगाकर अपनी तरफ किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। करण ने इशिका की तरफ फूल आगे किए लेकिन इशिका की हिम्मत ही नहीं हुई फूल पकड़ने की। करण की ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे पूरा करण बनने में। करण की बात से इशिका डर गई और उसने जल्दी से फूल हाथ में ले ली और गुलाब के फूल हाथ में लेते ही उसकी उंगलियों में कांटे चुभ गए। इशिका की आह निकला गई और उसकी बीच वाली उंगली से खून निकलने लगा। इशिका दर्द में आहें भर रही थी और करण ने जल्दी से उसकी उंगली अपने मुंह में ले ली और उसे चूसना शुरू कर दिया। इशिका हैरान थी करण का ये रूप देखकर। करण इशिका की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था। इशिका ने अपनी उंगलियां वापस खींच ली और कहा, ठीक हूं मैं। करण ने प्यार से इशिका के गलों पे हाथ लगाया और कहा, ध्यान रखा करो अपना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बच्चा को भी नुकसान हो सकता था। करण को सिर्फ बच्चे की पड़ी थी और उसे पाने के लिए वो अपने आप को भी बदलने के लिए तैयार था। इशिका ने हाँ में सर हिलाया और करण ने उसके पास आकर उसके होठों पे हल्का सा चूमा और कहा, अब से तुम मेरा एक अलग ही रूप देखूंगी, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि मेरे दिए हुए सारे दर्द तुम भूल जाओगी। इशिका ने करण की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए वो खो गई। करण ने एक ही झटके में इशिका को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, अब से तुम मेरा सब कुछ हो। ये कहकर करण ने इशिका को अपने सीने से चिपका लिया। इशिका करण के दिल की धड़कन सुन पा रही थी। इशिका के मन में एक अलग सी ही घबराहट थी कि क्या वो वासु के इशारे पे चल पाएगी करण से छुटकारा पाने के लिए। अगली सुबह इशिका अंगड़ाया लेते हुए सुबह उठी और एकदम से चौंक गई। पूरे कमरे में गुलाब के फूल लगे हुए थे और एयर बलून्स थे। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि इशिका की आंखें खोली की खोली ही रह गई। इशिका के होठों पे मुस्कान आ गई और बहुत सुकून मिला उसे। तुम्हारी इसी मुस्कान के लिए तो तड़प रहा था। ये आवाज़ सुनकर इशिका चौंक गई और उसने देखा कि सामने करण खड़ा है नाश्ते की प्लेट लेकर। करण आगे आया और बैलून्स को साइड करके वो इशिका के सामने बैठ गया और उसने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये खास ब्रेकफास्ट बनाया है। प्लेट में ऑमलेट, ब्रेड और ऑरेंज जूस था।
इशिका बस बिना कुछ कहे करण को देखे जा रही थी और करण ने उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाया। चलो आप गुड बेबी की तरह अपना मुंह खोलो। इशिका बस करण के इशारों पे चल रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही करण है जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना रखा है। इशिका ने नाश्ता करते हुए कहा, ये सब तुमने किया है? करण ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। इशिका ने कहा, लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हूँ। करण ने इशिका के होठों पे उंगली रख ली और कहा, शुश, तुम मेरे बच्चे की होने वाली माँ हो और मेरे लिए इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। करण की आंखों में एक अलग सी ही बात थी जो इशिका समझ नहीं पा रही थी। करण की आंखों में तड़प थी किसी चीज को पाने की। इशिका ने रहा नहीं गया और उसने कहा, लेकिन मैं तो रखेल हूं न तुम्हारी। ये सुनकर करण गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने प्लेट को दीवार पर मार के कहा, खबरदार अगर अपने बारे में दोबारा ये शब्द इस्तेमाल किया तो। तुम मेरे बच्चे की होने वाली माँ हो और मेरे बच्चे की माँ कोई रखेल नहीं हो सकती। इशिका डर गई और उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, आगे से अपने अल्फाज बहुत सोच समझ के निकलना। इशिका को वार्निंग देकर करण कमरे से चला गया। इशिका ने जाते हुए करण को देखकर कहा, मैं तुम्हारी दिखती रत पहचान गई हूँ। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है लेकिन अब तुम्हारी बारी। इशिका ने गुस्से में कहा, तुम्हें औरतों के बदन के साथ खेलने का बहुत शौक है न? अब देखो तुम्हें कैसे तुम्हारे ही खेल में हारती हूँ मैं करण राठौर। क्या करने वाली है अब इशिका? तारांकन। रात का वक्त। करण थक हार कर ऑफिस से अपने कमरे में आया और वो अपनी टाई उतार ही रहा था कि इतने में बाथरूम से इशिका अपने बदन पे सिर्फ टॉवल लपेट के आई। करण पीछे पलटा और इशिका को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इशिका बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। उसके गीले बाल उसे और भी सेक्स बना रहे थे। पहली बार करण की सांसें अटक गई और उसने नर्वस होकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशिका इठलाती हुई करण के पास आई और करण बस उसकी शरीर की बनावट देख रहा था। इशिका करण के पास आकर खड़ी हो गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मैंने तुम्हें सुबह नाराज कर दिया था न तो उसकी भरपाई करने आई हूँ। इशिका इतने सेडिक्टिव तरीके से बोल रही थी कि करण की आंखों में हवस आ गई। करण चुप था और इशिका ने उसके सीने पे उंगली चला के कहा, लगता है कि तुम्हें अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर इशिका इतराती हुई पीछे मुड़ गई और उसने एक कदम लिया ही था कि करण ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और अपने सीने से लगा कि कहा, तुम जैसे चीज से कभी किसी का दिल भर सकता है कि? इशिका की आंखें भी मदहोशी में बंद हो रही थी और करण ने उसके पेट पे हाथ रखकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। इशिका तेज तेज सिसकारियां लेने लग गई। वो दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो गए थे और करण का हाथ इशिका की बॉडी पे नज़ाकत से चल रहा था। वही उसके सीने तक पहुंच गया और एक ही झटकले में उसके अनोखी का टॉवल उतार दिया। अनोखी की धड़कनें और तेज हो गई और करण ने उसके कानों को हल्का सा काट के कहा, लगता है प्रेग्नेंट होते ही तुम्हारे अंदर ही असली इशिका जाग गई है और ये नई सेडिक्टिव और सेक्सी इशिका मुझे बेहद पसंद है। करण मदहोश हो चुका था और इशिका इससे पहले बहक पाती उसने करण को धक्का दे दिया और पलटकर उसके सामने खड़ी हो गई। करण की नजरें तो इशिका के शरीर से हट ही नहीं रही थी, वो तो उसके बदन में ही मदहोश हो गया था। इशिका ने अपनी कमर पर नाजुक तरीके से हाथ रखा और कहा, आज इतनी जल्दी में नहीं मिलूंगी तुम्हें। अगर आज मुझे छूना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो तो सेड्यूस मी बेबी। करण शकक हो गया और इशिका कमर मटकाती हुई बेड पर रानी की तरह बैठ गई। इशिका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो करण के सामने बिना कपड़ों के बैठी हुई है। करण ने अपनी एक एब्रो ऊपर करी और एटीट्यूड से कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? माफिया करण राठौर हूँ मैं। जो चीज मुझे चाहिए होती है उसे छीन लेता हूँ मैं। इशिका ने हंसते हुए कहा, मैं कोई चीज नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे बच्चे की होने वाली माँ हूँ। तो मेरे बच्चे के होने वाले डैडी सेड्यूस मी। करण के होठों पे टैडी मुस्कान आ गई और उसने अपने बालों पे हाथ फेर के कहा, एज यू विश डार्लिंग। क्या हुआ है इशिका को? एकदम से उसके अंदाज बदल क्यों गए? जिस करण से वो अपने इज्जत बचाना चाहती थी आज उसे हो अपनी इज्जत थाली में परोस के दे दी। डॉट 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 डॉट